क्या नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया पर भारी पड़ रहा है मोदी का मॉडल भारत? आज बात इसी पर होगी, दोनों के कार्यकाल पर। एक तरफ दोनों के कार्यकाल किस तरह से रहे हैं, दोनों का राजनीतिक सफर कैसा रहा, इस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे और ये सवाल आप पर छोड़ेंगे कि दोनों में बेहतर कौन रहा। दोनों के कार्यकाल को देखेंगे, दोनों की पृष्ठभूमियों को समझेंगे। आज बात इसी पर छोड़ेंगे क्योंकि भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। दरअसल नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 के बीच 4,398 दिन प्रधानमंत्री के रूप में बिताए थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं और इससे उनका कार्यकाल अभी भी जारी है। ऐसे में अब स्वाभाविक सवाल यह उठता है कि इन दोनों नेताओं में किसका देश पर अधिक प्रभाव पड़ा और उनकी विरासतों की तुलना कैसे की जाए, उनके काम को देखा जाए, पृष्ठभूमि। चाहे आप राजनीतिक विचारधारा से किसी भी पक्ष में हो, भले ही एक पक्ष अपने नेता को नायक और दूसरे को खलनायक साबित करने पर उतारू हो, लेकिन असल जरूरत तो यही है कि वैचारिक चश्मों और तात्कालिक राजनीति से परे जाकर इन दोनों नेताओं की गहराई से तुलना की जाए। नेहरू अधिकतर जिन मूल्यों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, मोदी करीब करीब उसके उलट नजर आते हैं। लेकिन असर की अगर बात करें तो उन्होंने देश की बुनियादी चेतना में जो बड़ा असर पैदा किया है, उसका पैमाना नेहरू के बरअक्स ही है कहा जा सकता है। आंकड़ों से आगे बढ़कर देखें तो मोदित्व का सामाजिक प्रभाव इतना व्यापक है कि 1947 के बाद से प्रधानमंत्री जो हैं 14 रह चुके हैं। उनकी तुलना सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जिनकी तुलना नेहरू से की जा सकती है, या यूं कहें कि मोदित्व का सामाजिक, राजनीतिक और सभ्यतागत प्रभाव शायद और भी अधिक दूरगामी और स्थायी साबित हो सकता है। इसलिए जो है वो राजनीतिक पंडित या राजनीति को समझने वाले लोग उनकी तुलना नेहरू से करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर दोनों नेताओं में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। नेहरू जहां सक्षम और प्रभावशाली परिवार में पैदा हुए, वहां से आए, उनकी पृष्ठभूमि वहां से रही। हैरो और कैम्ब्रिज में शिक्षित हुए, अच्छी खासी पढ़ाई ली, स्वतंत्रता आंदोलन के ताप में वो तपे और उन्होंने करीब 9 साल तक ब्रिटिश जेलों में बिताए थे। स्वतंत्र भारत की दहलीज पर महात्मा गांधी ने नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना था। वहीं अगर स्वतंत्र भारत में जन्म लेने की हम बात करें तो पहले प्रधानमंत्री जो हैं वही थे। इसके इतर उनका जन्म आर्थिक रूप से समाज के निचले तबके में नरेंद्र मोदी का हुआ, ऐसे तबके में जिसे कार्ल मार्क्स ने प्रोलेटियर कहा था। वो ऐसे संगठनात्मक परिवेश में तैयार किए गए जो पहले भले ही राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक था, लेकिन जिसे अधिकतर भारतीय मतदाता अखिल भारतीय मानते ही नहीं थे। उन्होंने अपने तरीके से पहले गुजरात और फिर लुटियंस दिल्ली के अभिजात्य वर्ग की जो राय है उसके उलट जाकर अपनी राजनीतिक ताकत स्थापित की थी। ये दोनों नेता वैचारिक रूप से एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर खड़े हुए नजर आते हैं। फिर भी मोदी और नेहरू के बीच कुछ अप्रत्याशित समानताएं भी हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह से नेहरू ने उस विचार को जन्म दिया जिसे बाद में सुनील खिलनानी ने आइडिया ऑफ इंडिया कहा, उसी तरह मोदी उस नए दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे भारत का युग कहा जा सकता है। अगर नेहरूवादी व्यवस्था भारत को एक आधुनिक सुधारवादी समाजवाद के रूप में देखती थी तो अब यही भारतीय होने की प्रमुख पहचान बन गई थी। तो मोदी का भारत राष्ट्र की वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत करता है, दृढ़ राष्ट्रवाद से ओतप्रोत, हिंदू सभ्यतागत विरासत को अपनी आत्मा कहने वाला, मानने वाला और एक अधिक प्रभावी कल्याणकारी राज्य की भाषा में नई हिंदू की पहचान को स्वीकार करने वाला राष्ट्र, जिसे हम भारत मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कह रहे हैं। दोनों ने भारत की प्राचीन सभ्यताओं की ओर देखा, लेकिन बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से। नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि शुरुआत में उन्होंने अतीत को एक बाहरी आलोचक की तरह देखा, जिसे मौजूदा और अतीत की कई निशानियों को कुछ हद तक असंतोष नजर आया। उन्होंने लिखा कि मैं भारत तक पश्चिम के रास्ते पहुंचा और वैसे ही देखा जैसे कोई सहानुभूति से भरा पश्चिम का शख्स देखता था। मैं उसकी सोच, उसके स्वरूप को बदलकर उसे आधुनिकता का पहनाना चाहता था। दूसरी ओर मोदी जो हैं, प्राचीन भारत को आधुनिकता का वस्त्र पहनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय आधुनिकता को ही एक प्राचीन सभ्यतागत निरंतरता का हिस्सा मानकर पुनर्परिभाषित, पुनर्स्थापित करने की कोशिश में है। अगर नेहरूवादी सोच के मुताबिक नए नए आजाद हुए मुल्क में आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे के विरोधी ध्रुव थे, तो मोदी का दृष्टिकोण इस विचार को उलट देता है। चूंकि
प्राचीन हिंदू अतीत के गौरवशाली और आधुनिक बताकर मोदी ही एक गहरी सभ्यतागत परियोजना को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। ऐसा कई राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती हैं, लुटियंस दिल्ली में भी चलती हैं, जिससे परंपरा को एक नई भारतीय आधुनिकता का केंद्र में स्थापित किया जाता है। जैसा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में कहा था कि आधुनिक राष्ट्रवाद की अवधारणाओं में अलग भारत की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, अपनी चेतना और अपनी आत्मा है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में सभ्यतागत यात्रा की निरंतरता को यह दर्शाता भी है। चाहे हम बख्शाली पांडुलिपि में शून्य की खोज का उल्लेख देखें या फिर यशोमित्र की बाबर पांडुलिपि, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों को तलाशें। ये एक ऐसा भारत है जो प्रगति के लिए पश्चिमी मानकों से मान्यता हासिल करना नहीं चाहता, बल्कि उसकी जड़ें अपनी अतीत में खोजता है, अपने अतीत में जाकर बताता है कि किस तरह से हमने इनको जीवित किया था। आप भले इससे सहमत हों या ना हों, लेकिन मोदी का दौर राष्ट्र के नैतिक पुनर्संयोजन का एक बिल्कुल अलग अध्याय नजर आता है। दूसरी समानता यह भी है कि नेहरू की तरह पीएम मोदी विचारधारा और आदर्शों के मामले में स्पष्ट और अडिग हैं। 2019 को आपको याद दिलाते हैं। जीत के बाद मोदी ने कहा था कि उनकी पार्टी की यात्रा दोबारा इसलिए है क्योंकि खास ये भी है, हम कभी अपने रास्ते में पीछे नहीं हटे। इसको श्रेय दिया। हमने आदर्शों को धूमिल नहीं होने दिया। हम ना रुके, ना थके, ना झुके। हम अपने आदर्शों और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, बीजेपी के सभी नेताओं ने कहा, एनडीए शासित जितने भी राज्यों में सरकारें हैं वहां के नेताओं ने कहा। यह दृढ़ता 1952 के चुनावी अभियान में नेहरू के उस रुख की याद दिलाती है जब उन्होंने अपनी पार्टी के एक रूढ़िवादी नेताओं को आपत्तियों के बावजूद सांप्रदायिकता के खिलाफ आर पार की लड़ाई का आह्वान किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि सांप्रदायिक ताकतें देश के विनाश और मृत्यु की ओर देश को ले जाएंगी। उन्होंने उस चुनाव को इसी मुद्दे पर जनमत संग्रह बना दिया था। इसी तरह मोदी धर्मनिरपेक्षता और उसके राजनीतिक इस्तेमाल के मुद्दे पर स्पष्ट रहे हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि पिछले 30 वर्षों में एक ऐसा लेवल चल पड़ा था जिसे ओढ़कर कुछ भी किया जा सकता था। उसे गंगा स्नान की तरह पवित्र माना जाता था। वो लेवल पूरी तरह से झूठा और उसका नाम सेक्युलरिज्म था। जी हां, क्योंकि बाद में उन्होंने अपने एनडीए सहयोगियों में कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने अल्पसंख्यकों को भय में जीने पर मजबूर किया और इसी राजनीति का अंत सबका साथ, सबका विकास को और सबका विश्वास के साथ बढ़ाकर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया। अब दूसरी ओर देखें तो नेहरू भी अपने मुद्दे पर इतने ही अडिग थे। आपको 1950 की याद दिलाते हैं, जब पीएम रहते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया था। नेहरू लियाकत समझौते के विरोध और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस्तीफे के बाद उन्होंने कांग्रेस के भीतर अपने खुद के नजरिए से सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्ति समझने वाले तत्वों को चुनौती दी थी और अंततः पार्टी संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। तीसरी समानता यह कि जिस तरह से नेहरू ने नियति से साक्षात्कार और लंबे अंधकार के बाद जागे भारत का सपना पेश किया था, उसी तरह मोदी अपने समर्थकों के सामने अतीत से निर्णायक विच्छेद और नए भारत का दीर्घकालिक सभ्यतागत विजन तैयार करते हैं। विकसित भारत 2047 उसी सोच का एक विस्तारवादी निर्णय नजर आता है। मोदी अक्सर कहते हैं कि आपको 20वीं सदी की सोच छोड़नी होगी। ये 21वीं सदी है, ये नई सदी है, ये नया दौर है और ये नया भारत है। अगर नेहरू के विकास मॉडल का प्रतीक वो बड़े बांध थे जिन्होंने आधुनिक भारत मंदिर कहा था, भारत के मंदिर उनको कहा गया था, तो मोदी के भारत का प्रतीक यूपीआई, डिजिटल इंडिया और शौचालय हैं जो उनकी सामाजिक उन्नति और विकास को सुनिश्चित करने के नए तरीके से बनकर सामने आए, उभर कर सामने आए। यह विकास का कठोर मॉडल है, लेकिन बीएस न्यायपॉल के शब्दों में इस्तेमाल करते हुए कहें तो इसमें घायल सभ्यता के मानसिक और भावनात्मक घावों को भरने का वादा भी शामिल नजर आता है। 3 समानता हुई और चौथी समानता बताते हैं। जिस तरह से नेहरू अर्थव्यवस्था को गरीबी उन्मूलन और विकास का साधन मानते थे, मोदी भी आर्थिक नीतियों को उसी नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि अब भारत में केवल 2 जातियां हैं, एक गरीबों की और दूसरी गरीबी दूर करने वालों की, यानी कल्याणकारी राज्य और निजी पूंजी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करने, जिसे बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है, वो वाली नेहरूवादी सोच से बहुत अलग नहीं है। 5वीं समानता दोनों नेताओं में ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश और अच्छे दिन के वादे के बीच सत्ता में आए मोदी के नेतृत्व में आज भारत का लगभग 5वां हिस्सा ऐसे मतदाताओं का है जिन्होंने ऐसा भारत देखा ही नहीं है जहां मोदी प्रधानमंत्री ना हो।
जिस तरह से नेहरू की एक पीढ़ी चाचा नेहरू उनको कहती थी, उसी तरह मोदी ने भी युवाओं को नई महिला मतदाता शक्ति, जाति, वर्ग, लिंग और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर अपना समर्थन और जनाधार बढ़ाया। एग्जाम वॉरियर्स और नमो ऐप के जरिए युवाओं और मतदाताओं तक उनकी पहुंच को, भले ही उनकी पहुंच को हम देखें उदारवादी और अभिजात वर्ग कमतर आंकता हो, लेकिन ये उनकी राजनीति रणनीति को बेहद महत्वपूर्ण पक्ष की ओर ले जाती है। अगर नेहरू गांधी के घोषित उत्तराधिकारी थे तो मोदी ने भी गांधी की विरासत को आत्मसात करने की कोशिश की। उन्होंने गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के साथ राष्ट्रीय नव जागरण अभियान का आह्वान भी किया। आखिर में जैसे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीमों की तुलना समय काल परिस्थितियों को भूलकर करना कई बार बचकाना हो सकता है, जैसे डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर, वैसे ही हर नेता का मूल्यांकन उनके अपने दौर की चुनौतियों, उपलब्धियों पर आधारित होना चाहिए। 2014 में जब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उभरे, तब किसी भी नेता के लिए अपने दम पर 272 सीटों का बहुमत हासिल करना लगभग असंभव माना जाता था। उनसे पहले 3 दशकों तक कोई ऐसा नहीं कर पाया था। 1 दशक से अधिक समय के बाद भी मोदी देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेता बने हुए हैं और संभवतः आज उनकी राजनीतिक पूंजी पहले से भी अधिक मजबूत है। ये खुद इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदली है। पीएम मोदी ने भारत की राजनीतिक व्याकरण, भाषा, उनके ढांचे और स्वभाव को हमेशा के लिए बदल दिया है और अपनी पार्टी को नई भाजपा में तब्दील किया है। इसका प्रभाव उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन से भी आगे जा सकता है। नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक शक्ति और नए राष्ट्रवाद के सहारे तक ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी जो 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने तक लोकतांत्रिक बनी रही। भले ही शुरुआती वर्षों में व्यावहारिक रूप से एक दलीय व्यवस्था बाली क्यों ना रही हो, लेकिन दूसरी ओर मोदी की नई भाजपा ऐसे दौर में उभरी जब भारतीय मतदाता कहीं अधिक व्यापक, जागरूक हुआ था। उसने सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी वाले युग में खुद को स्थापित किया। इस चुनावी शक्ति ने हमारी भारतीय राजनीति को पहले ही बदलकर नया रूप दे दिया है। लेकिन यह भी संभव है कि पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए भारत के युग सामाजिक और सांस्कृतिक प्रेरक तत्व भारत की सभ्यतागत संरचना को उससे भी कहीं अधिक गहराई से बदल रहे हैं। और ये 5 समानताएं हमने आपको बताई जहां नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में समानता नजर आती है, और वो 14 प्रधानमंत्री जिसके गैप के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया नरेंद्र मोदी के रूप में जिसकी तुलना नेहरू से की गई है प्रधानमंत्री के तौर पर। दोनों नेताओं की कार्य समानताएं आपने देखी, इन दोनों को आप कैसे आंकते हैं, कितने नंबर देंगे, ये आपके ऊपर। इस सवाल को हम छोड़ के जाते हैं, कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। यहां तक वीडियो देख लिया है तो शुक्रिया।